हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्वामी सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज विषम बाहु त्रिभुज और समद्वि बाहु त्रिभुज को लेकर। सबसे पहले उसके सूत्र कैसे बने, क्या थ्योरी होगी, वो सारे क्वेश्चनों का और उन सारे सूत्रों का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं विषम बाहु त्रिभुज को लेकर। विषम बाहु त्रिभुज के नाम से ही दोस्तों आपको पता चल रहा है, यानी विषम और बाहु। विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजाएं त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज में तीन ही भुजा होती हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। ABC एक नामकरण करा मैंने। कोण A के सामने की भुजा A हो गई, कोण B के सामने की भुजा B, C के सामने की C। ये एक त्रिभुज था। तो दोस्तों एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज में आपने क्या बोला था कि सर समबाहु में तीनों भुजा बराबर थी। जब तीनों भुजा बराबर थी तो तीनों कोण भी बराबर हो गए। तीनों कोण बराबर होते हैं तो तीनों माध्यिका और तीनों शीर्ष लंब भी बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज की। तो विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो स्वाभाविक है कि तीनों कोण भी अलग अलग माप के होंगे। तो पहली बात, जनरली इसी सबको पता है, तीनों भुजा और तीनों कोण असमान होते हैं, असमान होते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों इसके परिमाप की, पैरामीटर की। किसका परिमाप क्या होता है? कोई भी भुजाओं से आप 2D आकृति बनती है, उसका परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसके परिमाप की बात करूं, पैरामीटर की बात करता हूं, तो परिमाप होता है दोस्तों तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजाओं को आपने डिनोट करा है A, B और C से। तो आप कह सकते हो तीनों भुजाओं का योग यानी A + B + C, ये इसका पैरामीटर हो गया। अब बात करते हैं इसके तीसरा पॉइंट, अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर। अर्ध परिमाप जिसको डिनोट करते हैं दोस्तों S से। किससे? S से। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? पूरा परिमाप तीनों भुजाओं का योग है, A + B + C है। अर्ध करोगे तो आधे के लिए 2 का भाग लगा दोगे, तो आप A + B + C बटे 2। और ये अर्ध परिमाप किससे डिनोट होता है दोस्तों? S से। किससे? तो आप इस S को क्या बोल सकते हो? अर्ध परिमाप। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल होता है √ S, S - A, S - B, S - C, जिसको हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र। और यहाँ S कौन है? S है उसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। S की वैल्यू कैसे निकालोगे? तीनों भुजाओं का योग करके 2 का भाग लगा दोगे तो S की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। लेकिन दोस्तों आपने पिछले वाले वीडियो में तो ये बात भी बोली थी कि सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या हम यहाँ पे वो भी लागू कर सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। क्यों? क्योंकि आपको कोई सी भी भुजा दे दी गई, जैसे हम बात करें ABC की, तो जब ABC में मान लो आपको भुजा A मिल गई और A के सापेक्ष आप इसकी ऊंचाई देखोगे, A के सापेक्ष इसकी ऊंचाई देखोगे, तो ये वाली भुजा इसकी ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? ऊंचाई। और ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो आप बोल दोगे ये इसकी ऊंचाई H1 होगी। ऐसे ही आप बोलो कि सर यदि आधार आप AC भुजा को मानते हो, आधार आप AC भुजा को मानते हो, तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी ये वाली भुजा, H2 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, आपने इसकी ऊंचाई H1 बोली, इसकी ऊंचाई H2। ऐसे ही यदि आप आधार AB मानते हो तो इसकी ऊंचाई ये वाली भुजा हो जाएगी और आप इसको क्या नाम दे दोगे? S3। और ये तीनों की तीनों ऊंचाइयाँ जो होंगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी दोस्तों? 90 डिग्री का। तो आप कैसे क्षेत्रफल कहोगे? देखना, यदि आप इसके क्षेत्रफल की बात करते हो तो क्षेत्रफल में आप ये वाली बात कह सकते हो, बोला सर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। यदि आप आधार भुजा A को मानते हो तो इसकी ऊंचाई कौन हो गई दोस्तों? H1। ये वाला इसका सूत्र हो सकता है। ऐसे ही यदि आप 1/2 आधार, यदि आप B भुजा को मानते हो, आधार B भुजा को मानते हो तो ऊंचाई H2 हो जाएगी। ऐसे ही यदि आप 1/2 आधार C भुजा को मानते हो तो ऊंचाई कौन हो जाएगी? H3 हो जाएगी। ये वाले भी हम क्षेत्रफल के लिए काम में ले सकते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मुख्यतः हम कौन सा काम में लेते हैं?
हीरोन का सूत्र। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, आगे अभी मैं बताता हूँ कि जब आपको माध्यिका, शीर्ष लंब आदि प्रोवाइड करवाया जाए तो हम कैसे कैसे क्वेश्चनों का, कैसे कैसे इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन करें। तो चलिए देखिए और लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब देखते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपको दे रखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिका, तीनों शीर्षलंब अलग अलग माप के होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं तीनों माध्यिका बना रहा हूँ। त्रिभुज एक ABC खींचा मैंने, जिसको विषम बाहु त्रिभुज बोल रहे हो आप। क्या बोल रहे हो? विषम बाहु त्रिभुज। आपने ए वाले शीर्ष से BC पर एक माध्यिका खींची। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है और शीर्ष लंब वहाँ 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों एक ही जगह विद्यमान होते थे। तो दोस्तों आपने बोला कि सर ये AD माध्यिका खींची और इस AD को आपने बोला ये M1 माध्यिका है, मीडियन बोलते हैं माध्यिका को। ऐसे ही आप दूसरी माध्यिका खींच रहे हो, BE हो गया, और तीसरी हो गई CF, ये हो गया CF। यानी आपकी पहली माध्यिका होगी M1, दूसरी होगी M2 और तीसरी होगी M3। जब आपको तीनों माध्यिकाएं दे दी जाएं तो आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? तो यही पॉइंट है, माध्यिका मीडियन आपको दी गई है, दे रखी हो तो आप क्या बोलोगे? बोला सर आपकी पहली माध्यिका AD है वो M1 है, दूसरी BE है वो M2 है, और तीसरी है CF जो M3 माध्यिका है। तो सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे? ध्यान दें, 4/3 अंडर रूट S माइनस M1 S माइनस M2 S माइनस M3। कब होता है ये दोस्तों? ऐसा सूत्र अभी आपने हीरोन का पढ़ा है, जो विषम बाहु यानी तीनों भुजाएं दे रखी हो तो था, लेकिन ये माध्यिकाओं के लिए है। तो आप S की वैल्यू कैसे निकालोगे? S होगा M1 प्लस M2 प्लस M3, अर्थात तीनों माध्यिका दे रखी हो तो आप उस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है तीनों माध्यिका तभी देगा जब वो विषम बाहु त्रिभुज होगा, और तीनों अलग अलग माध्यिका लंबाई की हैं, यानी M1 M2 M3 अलग अलग माप की हैं, तो सीधी सी बात है विषम बाहु त्रिभुज ही बनेगा। तो क्षेत्रफल 4/3 अंडर रूट S माइनस M1 S माइनस M2 S माइनस M3, और S की वैल्यू कैसे निकाल दो? M1 M2 M3 का योग। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर आगे हम बात करते हैं कि इसका एल्टीट्यूड शीर्ष लंब दे तो क्या करें। देखो, तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंब दे रखा हो, यानी एल्टीट्यूड दे रखा हो, शीर्ष लंब दिए गए हो, तो इनसे कौन सा पॉइंट बनता है? दिए हो शीर्ष लंब दे रखा हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी वो भुजाओं का अनुपात दे देगा और शीर्ष लंबों का अनुपात पूछेगा, या शीर्ष लंबों का अनुपात देकर वो भुजाओं का अनुपात पूछेगा। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात उनके शीर्ष लंब बोले एल्टीट्यूड, शीर्ष लंबों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। अभी आपको भाषा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं बात करता हूँ, अभी पूरी की पूरी बात बताऊँगा। त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात उनके शीर्ष लंबों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। देखिए कैसे होता है, हम इस बात को एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। ये आपने एक विषम बाहु त्रिभुज लिया, नामकरण कर दिया ABC। आप इसके तीनों एल्टीट्यूड खींचते हो। एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फ़र्क होता है दोस्तों? माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या फ़र्क होता है? माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, लेकिन शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं खींचूँ तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दी ये वाली भुजा, और इसको नाम दे दूँ AD। AD इसका शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड है। ऐसे ही यदि B पॉइंट से मैं इसका एल्टीट्यूड खींचूँ तो ये वाला,
और ये हो गया BE। ऐसे ही इसका CF हो गया। तीनों एल्टीट्यूड मैंने खींच दिए। जब तीनों एल्टीट्यूड खींचे, तीनों शीर्ष लंब खींच दिए, और आपको मैंने क्या बताया कि कोण A है तो कोण A के सामने की भुजा ये होगी A, B के सामने की भुजा ये होगी B, और ये होगी C। तो अब आप क्या कह रहे थे कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात, मैं लिखता हूँ दोस्तों, ध्यान देना एक बार। त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात A अनुपात B अनुपात C, ये क्या होगा, उनके शीर्ष लंब होंगे। तो आपको पता है, पहला एल्टीट्यूड आपने H1 बोला, दूसरा आपने H2 बोला, और तीसरा आपने H3 बोला। भुजाओं का अनुपात उनके शीर्ष लंबों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1/H1 1/H2 1/H3 व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। तीनों भुजाओं का अनुपात उनके शीर्ष लंब उनके एल्टीट्यूड के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आपको तीनों शीर्ष लंबों का अनुपात दे दिया गया 3:4:5, तो बताओ उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप इस वाली बात से इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये बनकर कैसे आया, ये वाली बात बनकर कैसे आई। देखिए आप इसको सॉल्व करते हो। एक बात बताना, किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया निकालते हो तो आपके पास जो जनरली सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आप क्या बोलोगे, बोला सर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आप इस वाली बात को कहते हो कि सर आधार यदि हम A लें तो इसकी ऊंचाई H1 हो जाएगी, एल्टीट्यूड H1 होगा। आधार A है तो एल्टीट्यूड उसका H1 हो गया। अब कोई दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं सर मैं इसका बेस B मानता हूँ, बेस B मानता हूँ, तो एल्टीट्यूड कौन हो जाएगा दोस्तों उसका, H2। तो देखिए 1/2 बेस है B, एल्टीट्यूड है H2। ऐसे ही तीसरा कहता है नहीं सर हम AB लेते हैं इसका, तो आप AB लोगे तो आधार आपका C हो गया, एल्टीट्यूड आपका H3 हो गया। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, कोई भी ट्राइंगल है, आप किसी भी तरीके से उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो, किसी भी भुजा को आप आधार मानकर क्षेत्रफल निकाल रहे हो, सभी तरीकों से उसका क्षेत्रफल क्या आता है दोस्तों, बराबर आता है। तो क्या मैं इन तीनों के बीच में बराबर लगा सकता हूँ, ये वाली बात सही है। तो अब देखिए इनका रेशियो बनाते हैं, 1/2 1/2 1/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बचा AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, ये वाला कॉन्सेप्ट बनकर आया। और रेटियो प्रोफेशन की बात हम पढ़ते हैं तो वहाँ थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा सा ध्यान होगा। यदि आपके पास 2A बराबर 3B बराबर 4C है तो आप यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हो, अर्थात इनका व्युत्क्रम, या फिर आप कहते हो कि जो चाहिए उसको दबा दो। एक का मान निकालना है तो एक को दबा दो, 4×3 12 हो गया। बी का निकालना है तो 4×2 8 हो गया। ये अनुपात समानुपात में पढ़ाएंगे भाई। सी का चाहिए तो सी को दबा लिया, 3×2 6, और काटा रेशो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। इनका रेशो है 6 4 3। क्या मैं 2A बराबर 3B बराबर 4C है, ध्यान देना दोस्तों, 2A बराबर 3B बराबर 4C था। तो क्या मैं इसको A अनुपात B अनुपात C के लिए बोलना चाहूँ तो व्युत्क्रम कर दूँ 1/2 1/3 1/4। इसको सोल्व करूँगा तो इनका अनुपात आएगा या नहीं आएगा, तो बताइए। A1 B1 C1 सॉरी A B और C, इनका यदि मैं रेशियो देखूँ तो A का रेशियो 1/H1, B का रेशियो 1/H2 और C का रेशियो 1/H3। क्या यही बात है? तो आप कह सकते हो कि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके एल्टीट्यूड के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। चलिए दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं छोटे छोटे पॉइंटों की ओर। तो चलिए अब आगे दो छोटे छोटे पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो आपको पिछले वाली त्रिभुजों में भी पढ़ाया जा चुका है कि त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बनाना और एक अंतःवर्त और एक बाह्यवर्त बनाना। दोनों पॉइंटों को मैं साथ लेता हूँ। त्रिभुज के अंदर वर्ग बनाना, अब बात कर रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज की। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, आप एक साथ लेकर चलिएगा। एक ये वाली आकृति आपने वर्ग बना दी, नाम था ABC और PQRS आपने एक वर्ग बनाया।
और इसकी भुजा निकालनी है। तो मान लो x है, ये भी x है, ये भी x है। तो किसी भी वर्ग की भुजा निकालना ट्राइंगल में, तो क्या बताया था, x की वैल्यू क्या बताया था दोस्तों, लंब गुना आधार, लंब गुना आधार बटे लंब प्लस आधार। तीनों त्रिभुजों में यही बात बताते आया हूँ, लंब गुना आधार बटे लंब प्लस आधार। लंब कौन हो गया, ए से आप इस वाली भुजा पर लंब खींचोगे, आधार कौन हो गया, BC हो गया। आधार कौन सा हो गया, BC। अब दूसरी बात आप करते हो, अंतः और बाह्यवर्त। बाह्यवर्त तो क्या करें दोस्तों, ध्यान देना, आपने एक विषमबाहु त्रिभुज बनाया, इसके अंदर एक वर्त बना दिया और एक बाहर की तरफ वर्त बना दिया। इन दोनों की त्रिज्याएं निकालना। अंतःवर्त की त्रिज्या स्मॉल r दे दूँ और बाह्यवर्त की त्रिज्या आपको कैपिटल R दे दूँ। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने के लिए दोस्तों बताया जा चुका है, क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, बटे अर्ध परिमाप, यानी क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। किसी भी त्रिभुज का आपको अंतःवर्त बनाना है तो आप क्या बोलते हो, अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी है तो क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। दूसरी बात बोलते हैं बाह्यवर्त की त्रिज्या। बाह्यवर्त की त्रिज्या आप कैपिटल R से डिनोट कर रहे हो, तो क्या करोगे, कैपिटल R के लिए आप बोलोगे तीनों भुजाओं का गुणनफल ABC बटे 4 गुना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीनों भुजाओं का गुणनफल ABC बटे 4 गुना क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, ये वाली बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है विषमबाहु त्रिभुज से कि अंतःवर्त और बाह्यवर्त की रेडियस निकालना, त्रिज्या निकालना। तो अंतःवर्त की वो ही चाहे किसी के लिए भी काम आए, अंतःवर्त की त्रिज्या तो क्या बताया था, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। और बाह्यवर्त की त्रिज्या निकालो तो तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना क्षेत्रफल। लीजिए स्क्रीनशॉट। इससे अगला वाला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार उसी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब अगला पॉइंट है कि किसी त्रिभुज के आधार को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट दिया जाता है, तो उन सभी भागों का जो अनुपात होगा वो बनने वाली त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों, अभी जो मैंने भाषा बोली शायद आपको समझ में बहुत कम आया है, लेकिन मैं उन सारी बातों को पहले लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन करूँगा हर एक पॉइंट कि कैसे समझ में नहीं आएगा, हम भी देखते हैं। तो देखना, किसी त्रिभुज में आधार को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाता है, तो बनने वाले सभी त्रिभुज, क्योंकि जब आधार को आप 2-3 भागों में बांट दोगे तो सारे पॉइंटों को आप मिला दोगे शीर्ष से तो त्रिभुजें बनेगी। तो बनने वाली सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। अभी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, डायग्राम बनाऊँगा, पूरा सेट करूँगा। जैसे आपने एक ट्राइंगल लिया और नामकरण कर दिया ABC। आपने इसका जो आधार BC था उसके 2 या 2 से अधिक भाग बना दिए। जैसे मान लो एक पॉइंट आपने ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक आगे का। ये वाली B से लेकर यहाँ तक की, ये D मान लो, ये E मान लो। B से लेकर D तक की जो डिस्टेंस थी वो x हो गई। क्या होगी? x लंबाई की। D से लेकर E तक की ये y हो गई और E से लेकर C तक की ये z हो गई। ये कितनी डिस्टेंस थी, किस अनुपात में बांटा? x अनुपात y अनुपात z में बांटा। तो आप इन शीर्ष A को D और E से मिला दीजिए, D और E से मिला दीजिए।
और आपसे यही बात पूछ रहा है कि आपने जैसे ही शीर्ष को डी और ई से मिला दिया तो त्रिभुज 1, 2, 3 त्रिभुजों का निर्माण हो गया। इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो आधार के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात देखना, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है x अनुपात y अनुपात z के। अर्थात जो बनने वाले तीनों त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा जो उसके आधार का अनुपात था। अब आपके दिमाग में यही आई कि आपने ये वाली बात लिख तो दी, लेकिन कैसे आई ये बात, तो यही चीज़ हम समझते हैं, ध्यान देना। अब आप मुझे एक बात बताना, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या मैं इस ABC ट्राइंगल की एक हाइट बनाना चाहूँ तो हाइट यही भुजा होगी और ये हाइट होगी इसकी h। एक बात बताना, ये A जो आपने ऊंचाई खींची है h, ये h ऊंचाई त्रिभुज ABD के लिए भी है, त्रिभुज ADE के लिए भी है, त्रिभुज AEC के लिए भी है। तो आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, सर ये h जो भुजा है इन त्रिभुजों में तो नहीं है, तो फिर आप ऊंचाई कैसे बोल रहे हो? क्योंकि दोस्तों एक बात बता दूं, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। आप इन त्रिभुजों में किधर से भी कोई रेखा खींच के देख लो, क्योंकि अधिक कोण जो त्रिभुज होता है, अब ये अधिक कोणीय त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई हमेशा बाहर होती है, 90 डिग्री का एल्टीट्यूड बाहर बनता है। तो एक भुजा जो h है ये सभी त्रिभुजों की ऊंचाई का काम करेगी। अर्थात इन सभी त्रिभुजों में जो ऊंचाई है वो कांस्टेंट रहेगी, उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप एक ही बात बोलोगे, सॉल्व देखना एक बार इसका। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल का अनुपात, ये बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालिए 1/2 आधार कौन है भाई? x है। आधार कौन है? x। ऊंचाई कौन है? h। सही है। अनुपात ADE का क्षेत्रफल निकालिए, ADE का तो आधार कौन हो गया दोस्तों? y। तो आप बोलोगे 1/2 आधार है y, ऊंचाई वही कौन होगी? h, क्योंकि h यहाँ तीन या तीन से अधिक भी त्रिभुज बने तो उन सभी के लिए क्या होती है दोस्तों? कांस्टेंट रहती है, स्थिरांक रहती है। ऐसे ही तीसरी बात करें 1/2 आधार यदि आप z मानते हो, आधार यदि आप z मानते हो तो उसके लिए ऊंचाई भी कौन होगी? h ही होगी। तो h, क्या मैं इनका रेशियो बनाऊं? 1/2 से 1/2 जा रहा है दोस्तों, 1/2 से 1/2 गया, तीनों जगह है तो कट जाएगा, h से h कट गया। तो आपका जो फाइनल रेशियो निकल कर आया x अनुपात y अनुपात z। तो दोस्तों क्या मैंने ऊपर जो बात लिखी है वो सही है या गलत है कि त्रिभुज जो बनने वाले सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके आधार के अनुपात के बराबर होता है। और अब हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, बढ़िया वाले क्वेश्चंस होते हैं। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे बना इसका? एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर त्रिभुज का नाम लिया, तो आप भी त्रिभुज बनाते जाइए। ABC एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं जो BC भुजा को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात दोस्तों इसके समान 3 भाग बनाने, 3 समान भाग बना दिए और उन बिंदुओं का नाम है D और E। D और E जो BC को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का, तो आप एक को D से मिला दीजिए, एक को E से मिला दीजिए। आपको बोला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों आपको जो बताया है कि BC भुजा को आप 3 समान भागों में बांट रहे हो, तो आप समान भागों के लिए जो रेशियो है वो 1:1 ही बोलोगे। और अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बनने वाले सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उसके आधार के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आप क्या लिखना चाहोगे?
त्रिभुज ABC, त्रिभुज आपकी 3 बन गई, ABD का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल का अनुपात। ये इन तीनों का जो अनुपात होगा वो उसके आधार के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात वो अनुपात होगा 1:1:1 होगा। ये वाली बात सही है। और आपको जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना दोस्तों, 36। तो आपको पता है ADE का क्षेत्रफल का अनुपात है 1। तो इस 1 यूनिट का मतलब, 1 अनुपात का मतलब आपको बताया 36 वर्ग सेमी, यही बताया। 1 अनुपात का मतलब बताया 36 वर्ग सेमी। और आपको पूछा त्रिभुज ABC का, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आपको पता है त्रिभुज ABC कैसे बनी। यदि मैं तीनों त्रिभुजों को मिला दूं तो त्रिभुज ABC बन जाएगा। तो आप कह रहे हो 1 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो त्रिभुज ABC के लिए टोटल यूनिट कितनी होगी दोस्तों, 3 यूनिट। कितनी होगी, 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने बोला 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी बन जाएगी दोस्तों 3 गुना 36, अर्थात 36 या 108 वर्ग सेमी, या आप बोलते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात सही है, बात समझ में आ गई कि तीनों जो भी त्रिभुजें बनेगी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। कब, जब उनकी हाइट कांस्टेंट होती है, क्योंकि सभी त्रिभुजों के लिए हाइट एक ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक त्रिभुज ABC, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर 3 बिंदु DEF इस प्रकार है। ध्यान देना, ABC है, ABC पर 3 बिंदु हैं DEF इस प्रकार है कि BD बराबर BD अनुपात DE 2:3, DE अनुपात EF 6:5 और EF अनुपात FC 2:1। अर्थात मैं बोल दूँ, एक यहाँ पे है D, एक यहाँ पे मान लो E और एक F यहाँ पे मान लो। ये D, E और F 3 बिंदु मैंने बना दिए। तो आपको क्या बोला, ध्यान देना कि BD अनुपात DE वो दे रखा है 2:3, 2:3। फिर दे रखा है DE अनुपात EF वो दे रखा है दोस्तों 5:6, 6:5। और तीसरा जो दे रखा है EF अनुपात FC वो दे रखा है 2:1। तो सबसे पहले आपको A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D मिले तो आप A, B, C, D निकालते हो। तो क्या मैं इन सभी बिंदुओं से एक वाली बात कह सकता हूँ कि BD अनुपात DE अनुपात EF अनुपात FC यह निकाल सकते हो। कैसे अनुपात में बात होती है दोस्तों, BD की वैल्यू है 2, DE की है 3, फिर देखना DE की है 6 और EF की है 5, फिर है EF की है आपके पास 2 और FC की है 1। आपने अनुपात समानुपात में देखा होगा, हम भरते हैं तो यहाँ 5 है तो 5 भर दिया, 3 यहाँ पे भी 3 भर दिया, ये वाला 6 हो गया, ये वाला 2 हो गया दोनों जगह, क्योंकि 2 था तो 2 भरा जाएगा। और सॉल्व करो, 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 × 18 दूनी 36, 5 × 15 दूनी 30 और ये हो गया 5 × 15। तो दोस्तों आपका जो रेशियो और कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 से काटा 10 हो गया, 3 से काटा 12 हो गया, 3 से काटा 8। तो आप क्या कह सकते हो, उन चारों यानी D को A से मिला दीजिए, D को E से मिला दीजिए, D को F से मिला दीजिए। जो चारों त्रिभुजें बनी हैं, इन चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 8:12:10:5 के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि इन चारों आकृतियों के लिए ऊंचाई एक ही होगी, h कांस्टेंट होगा। तो आपसे पूछा गया है कि ADE का क्षेत्रफल 480 है, ये वाला क्षेत्रफल आपको दे रखा है और आपने बोला है कि ये है 8:12
12:10:5, यही तो है। तो मुझे एक बात बताना दोस्तों, 12 अनुपात की वैल्यू आपको बता दी गई है, 12 अनुपात की वैल्यू है 480। तो आप क्या बोलोगे सर, 12 यूनिट की वैल्यू है 480, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48, 40। एक यूनिट की वैल्यू है 40 और आपसे पूछा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 8, 12, 20 और 10, 30, 35। तो एक यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 35 यूनिट की 40 गुना 35 हो गई दोस्तों, और 35 से गुना करो, 5 को 20, 4 × 12, 13, 14। बताओ कितना आ गया, 1400 वर्ग सेमी। कितना आ गया दोस्तों, 1400 वर्ग सेमी। अर्थात आपको किसी भी त्रिभुज के आधार को आप किसी अनुपात में बांटते हो, जब हाइट कांस्टेंट होती है तो बनने वाले सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर। क्योंकि 480 आपको जो दिया गया है वो 12 वाले भाग का दिया है। देखो BD/DE दिया, फिर DE/EF दिया, EF/FC दिया, तो सबसे पहले आपको BD/DE/EF/FC निकालना पड़ेगा। तो वो आपने देखा कि 8, 12, 10, 5 आया। तो बताओ 12 जो भाग आ रहे हैं DE, उसका मतलब है 480। तो एक का मतलब 40 हो गया, और टोटल की बात करें सभी के लिए तो आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आता है, 35 यूनिट, जिसका मतलब हो गया 1400। चलिए अब आगे हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। देखिए चलिए अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजा समान तो दो कोण भी समान होंगे, क्योंकि समान भुजा के सामने बने कोण समान होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। ABC एक ट्राइंगल है जिसकी AB और AC भुजा को मैं बराबर मान लेता हूँ। AB और AC भुजा को बराबर मान लेते हैं। BC भुजा अलग होगी, तभी तो आप बोलोगे समद्विबाहु। AB और AC बराबर हैं तो AC के सामने कोण B और AB के सामने कोण C भी बराबर होंगे। तो आप क्या कहोगे, पहली बात कि सर भुजा AB बराबर है AC और इसको आपने बोला A। आप इसको क्या बोल सकते हो, ये A भुजा है तो ये भी A होगी, ये कौन होगी, B होगी। तो आप बोल रहे हो AB बराबर AC बराबर A है और BC जो भुजा है वो B है। साथ ही आप क्या बोलोगे कि कोण B है वो कोण C के बराबर है, कोण B है वो कोण C के बराबर है। दूसरी बात इसके परिमाप की, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, अर्थात 2A प्लस के B, 2A प्लस के B। तीसरी बात करते इसकी ऊंचाई की। ऊंचाई आपको पता है, जो भुजा जो अक्ष 90 डिग्री का कोण बनाती है वो इसकी ऊंचाई कहलाती है। क्या इसमें कोई ऐसी भुजा है जो 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो 90 डिग्री का कोण अंतरित करने वाली अक्ष यदि आपको देखनी है तो आपको इसमें एल्टीट्यूड देखना पड़ेगा, शीर्ष लंब देखना पड़ेगा। शीर्ष लंब नहीं है तो दोस्तों आप इसका शीर्ष लंब खींचे। आपने शीर्ष लंब खींचा एक शीर्ष A से भुजा BC पर और उसका नाम दे दिया AD, और ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो आप बोलोगे AD भुजा है वो इसका शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब बोलूँ या इसकी ऊंचाई बोलूँ। साथ ही इस AD के बारे में आप एक बात और बोल सकते हो कि इस कोण A का ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। किसका, कोण A का, कोण A का समद्विभाजक है। बोला सर कैसे, जितना ये है उतना ही ये है, अर्थात कोण A का समद्विभाजक AD है। जब आपको पता है ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएंगी। बात सही है, क्यों, क्योंकि आपने बोला कि AD भुजा है वो शीर्ष लंब है, साथ में समद्विभाजक भी है, यानी कोण A का समद्विभाजक समान दो भाग बनाएगी। तो ये कोण और ये कोण समान होने की वजह से इन दोनों के सामने जो भुजाएं BD और DC बनेंगी ये दोनों भी कैसी होंगी, बराबर। तो क्या दोस्तों मैं बोल सकता हूँ पूरा यदि B है तो आप ये बोलोगे ये B/2 हो जाएगा, इधर भी B/2। तो क्या आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता नजर आया, समकोण त्रिभुज। तो देखिए एक ट्राइंगल पकड़िए, त्रिभुज ADC में जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे पता चला, क्योंकि D पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन है, A का स्क्वायर बराबर आधार कौन है B/2 का स्क्वायर प्लस लंब यानी H का स्क्वायर आपको निकालना है। ये H हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो A², B को इधर ले आओ तो -B²/4। भाई 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, बराबर रह गया H²। तो लघुत्तम लीजिए, 4 A के पास जाएगा तो 4A² - के B²/4
बराबर में है एच स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो दोस्तों जब आप इसका अंडर रूट खोलोगे तो देखोगे 4a² ऐसे कैसे आएगा, 4a² माइनस b² बटे 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो क्या हम इसके सूत्र के बारे में बोल सकते हैं कि सर इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी अंडर रूट 4a² माइनस के b² बटे 2 ऊंचाई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और चौथा पॉइंट है इसके क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार आप कौन सी भुजा को मान रहे हो? बी को, क्योंकि टोटल भुजा BC है वो आपका आधार है, तो आधार हो गया B गुना ऊंचाई। ऊंचाई कौन है? H है, और H की वैल्यू आपने कितनी निकाली? अंडर रूट 4a² माइनस के b² बटे में 2। आप इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। b 4a² ये गुना होगा 2 दूनी 4, तो b/4 और अंडर रूट 4a² माइनस के b²। तो दोस्तों क्या समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस के b²। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चनों की। देखिए अब बात करते हैं इनके प्रश्नों की, और प्रश्न है किसी त्रिभुज की भुजा क्रम से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बात बताना मुझे भाई, माप जो आपको दी गई है 3 माप दे दी, तीनों के आधार पे आप बता सकते हो 2 भुजा समान है एक अलग है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हो। अर्थात ये 5 और ये 6 है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का अभी आपको सूत्र बताया था, क्या था बताना भाई। क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र b/4 अंडर रूट 4a² माइनस के b²। सोल्व करें b की वैल्यू, क्योंकि आपने इन दोनों भुजाओं को a माना था, इसको b माना था, तो b का वैल्यू है 6/4 अंडर रूट 4 गुना a की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस b का 6 का स्क्वायर। सोल्व करो 6/4 ऐसे कैसे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, और 25 का 4 से गुना किया तो 25 चौक 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36। आगे सोल्व करते हो दोस्तों इसको, तो आप बोलोगे 6/4 और 100 में से 36 गए तो अंडर रूट 36, 100 में से 36 गए तो 64। कितने हो गए? 64। 6/4 64 का वर्गमूल होता है दोस्तों 8, 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 तथा उसका परिमाप है 52 सेंटीमीटर। आपको जो तीनों भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। क्या मुझे एक बात बताना, ये भुजाओं का अनुपात है, अनुपात सरल अनुपात में है क्या? नहीं। तो सबसे पहले सरल अनुपात में करेंगे तो तीनों भिन्नों का जो हर है लघुत्तम लीजिए, 4 3 2 का लघुत्तम 12 है, और 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो सरल अनुपात बनकर आ जाएगा। काटा तो ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अर्थात तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो है 6:4:3। यानी जो 3 भुजाएं होती है ट्राइंगल की, तीनों भुजाओं का जो रेशियो है 6:4:3 है। और आपको बोला कि इसका परिमाप है 52। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग करो, 6 4 10 और 3 13/13, 13 चौक 52। अर्थात 1 यूनिट का मतलब आया आपका 4। 1 यूनिट का मतलब कितना आया? 4। भाई 6 4 3 टोटल 13 होते हैं, 13 का मतलब 52 बताया, तो 1 का मतलब कितना हो गया? 4। फिर क्या बोला? सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटा अनुपात देखो 3 है। 1 यूनिट का मतलब 4 है, तो 3 यूनिट का मतलब 4 3 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। आगे चलिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी भुजाएं 3:4:5 में है। 3:4:5 में है और क्षेत्रफल बताया 216। तो इसका परिमाप क्या होगा? दोस्तों आपके पास 2 तरीके हैं। एक कोई भी त्रिभुज था मान लीजिए, अभी पता नहीं हो, ये 3 ये 4 और ये 5 में। तो क्या आपने पहले वाला वीडियो सही से देखा है? यदि देखा है तो आपको पता है मैंने ट्रिपलेट पढ़ाए थे। आपके पास 2 ऑप्शन है,
आप इसको विषम बाहु त्रिभुज को लेकर भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो समकोण त्रिभुज भी। क्यों? समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट 3, 4 और 5, ये तीनों का जो रेशियो होता है, 3 जो भुजाएं होती हैं, ये कौन सा बनाती हैं? समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों क्या मैं इस आकृति को ऐसे लिखूं तो आपको किसी को दिक्कत आएगी क्या? ये 3, ये 4 और ये 5, बात सही है? बोला सर ये तो अनुपात था, तो आप इसको x बोल दो, 3x, 4x और 5x भुजाएं हो गई। तो बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल की है। आप चाहो तो मैं बोल रहा हूँ विषम बाहु त्रिभुज जो हीरोन का सूत्र बताया था उससे भी सोल्व कर सकते हो, बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और बोला क्षेत्रफल 216, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 आधार। आधार कितना है? 4x। ऊंचाई कितनी है? 3x। इसका मतलब बता दिया पर्सन ने 216। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 2 से काटा तो देखो 3 और 2 गुना हुआ 6x गुना हुआ 6x² बराबर है 216। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, 216 में 6 का भाग लगा दिया, कितना आ गया भाई? 36। x का वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर हटाया तो √36, तो आंसर आ गया 6। आंसर कितना आ गया? 6। जो आपने x माना था उसका मतलब आ गया 6। तो मुझे बताओ परिमाप पूछा है, क्या पूछा है? परिमाप। और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। 5 और 4 9, 9 और 3 12, टोटल होता है 12x। तो 12 और x की वैल्यू है 6, 12 छिकी 72। तो बताओ उसका परिमाप कितना हो गया दोस्तों? 72 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। सीधी सी बात है, जब तीनों माध्यिका अलग अलग माप की हैं, ये मान लो 9 सेंटीमीटर की है, ये 12 सेंटीमीटर की है और ये 15 सेंटीमीटर की है, तो पूछा है आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब तीनों माध्यिकाएं दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ध्यान होगा आपको, सबसे पहले हमें s की वैल्यू निकालनी है जो था m1 + m2 + m3, अर्थात तीनों माध्यिकाओं का योग का आधा। तो बताओ 9 + 12 + 15 बटे में 2, सॉल्व करें। 12 और 15 27 और 9 36, 36 में 2 का भाग लगाया तो कितना हो गया? 18। s की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 18। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल बताया था 4/3 √ s माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3। s की वैल्यू कितनी है? 18। फिर बोलो s में से m1 घटाओगे तो 9, m2 घटाओगे तो 6 और ये घटाया तो 3। सॉल्व कीजिए। 4/3 √ 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हो, 9 ऐसे कैसे रहने दो, 6 को 3 गुना 2 और 3 ऐसे कैसे। तो बताइए 4/3 ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे फैक्टर बनाना है, वर्गमूल। आप चाहो तो सभी संख्याओं को गुना करके वर्गमूल निकाल लीजिए या फिर इनके टुकड़े करके सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, आपने देखा कि सर 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी, एक जोड़ा बना तो इस 9 से बाहर 9 आ गया, ये 3 और ये 3, इन दोनों तीनों से भी एक 3 बाहर आ गया, और ये 2 और ये 2, इससे भी क्या बाहर आ गया? 2। सोल्व किया, 3 से 3 कट गया, 9 दूनी 18 और 18 गुना 4, 18 चौक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए क्या कह रहा है, शीर्षों में किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब मिलते हैं। यानी आप शीर्षों से किसी त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं पर लंब डाल रहे हो, तो जो लंब जहां मिलते हैं वो क्या कहलाता है? यहां से आपने एक लंब डाला m1, ये एक दूसरा लंब था और ये m तीसरा लंब था। तो ये तीनों के तीनों लंब जिस पॉइंट पर मिले, ये दोस्तों कहलाता है लंब केंद्र। क्या कहलाता है? लंब केंद्र। जहां तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं लंब केंद्र कहलाता है, जहां तीनों माध्यिका मिलती हैं वो केंद्रक कहलाता है, जिसको गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। आगे क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर हैं, तो 72 मीटर भुजा पर ढाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? एक त्रिभुज था, बोला इसकी भुजा है 30, 72 और 78। आपको एक छोटा सा काम बताता हूँ। जब भी आपको तीनों भुजाएं अलग अलग माप की यानी विषम बाहु त्रिभुज की मिलती हैं, तो एक काम करा करो,
सबसे पहले उनका सरलतम रूप देख लिया करो ताकि आपको एक ट्रिपलेट पता चल जाए। देखो आपके पास 3 भुजा आई 30, 72, 78। क्या ये किसी से कट रही है? तो आप बोलोगे सर 6 से कट रही। 6 पंजे 30, 12 छिके 72, 13 छिके 78। क्या 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है? 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो आप चाहो तो इन तीनों भुजाओं को समकोण त्रिभुज लगाकर सॉल्व कर लें, या फिर चाहो तो विषम बाहु। तो आप देख रहे हो तीनों को जोड़कर आधा करोगे, फिर s माइनस ए, एस माइनस बी, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ट्रिपलेट ही चेक कर लिया। ट्रिपलेट देखा कि हाँ ये तो हमारा समकोण त्रिभुज की भुजाएं थी। तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, बोला सर ये 30 हो गई, ये 72 हो गई, और बड़ी भुजा करण होती है। बात सही है, ये वाली बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि तीनों भुजाएं ट्रिपलेट बना रही है। तो ट्रिपलेट जो भी भुजा बनाती हैं वो समकोण त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72, 78 मीटर हैं, तो 72 मीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 72 मीटर भुजा पर, सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। 72 मीटर भुजा ये रही और इस पर आप लंब डाल रहे हो, तो लंब यही भुजा है। तो बताओ लंब कौन सी भुजा होगी? 30। आपका आंसर कितना आ गया? 30। और यदि आप इसको सोल्व करते, विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र लगाकर, हीरोन वाला सूत्र लगाकर सोल्व करते, तो आपकी कम से कम 4 से 5 मिनट वेस्ट हो जाती। यदि आपने ट्रिपलेट सीखा है पहले वाले वीडियो में, समकोण त्रिभुज वाले में, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो देखा हमने कि 30, 72 और 78 तीनों भुजाएं एक ट्रिपलेट बना रही थी। तो मैंने उन तीनों को सोल्व करके देखा तो अपना 5, 12, 13 का एक रेशियो आया जो कि ट्रिपलेट था। अर्थात 5, 12, 13 6 से गुना किया तो 6 से ये भी होगा, 6 से ये भी होगा, 13 छिके 78, 12 छिके 72, 5 छिका 30। क्या ये तीनों भुजा भी क्या बनाएंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे। तो ट्रिपलेट बनता नजर आया तो हमने विषम बाहु त्रिभुज छोड़ दिया, हमने समकोण पकड़ा, और समकोण पकड़ा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन के आया। पूछा कि 72 सेंटीमीटर भुजा वाले शीर्ष लंब की लंबाई, इस पर लंब कौन सी भुजा है भाई? 30। 30 पे लंब पूछता तो कौन सी बताते हैं? 72। और हाँ यदि 78 पे पूछता तो आपको ये वाली भुजा निकालनी पड़ती, जो कि आपको बता दिया था तुंगता कहलाती है। क्या कहलाती है? तुंगता। जो कैसे निकालते थे? लंब गुना आधार, लंब गुना आधार बटे में करण बताया गया था समकोण वाले जो वीडियो था समकोण त्रिभुज का, उसमें। चलिए आगे देखिए फिर। क्या कह रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रम से 15 और 22 सेंटीमीटर है। यहाँ ये नहीं बताया कि कौन सी भुजा समान है। तो त्रिभुज का परिमाप हो सकता है, त्रिभुज का परिमाप हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, मैं 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ। बोला सर 2 क्यों बना रहे हो? क्योंकि उसने नहीं बताया कि कौन सी भुजा समान है। 15 और 22, यदि मान लो आप 15 को बराबर मानते हो तो ये 22 हो गई। यदि आप 22 को बराबर मानते हो तो ये 15 हो गई। अर्थात इस तरीके से आपकी सिक्वेशंस हो सकती है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? ये वाली भुजा बन सकती है, इस तरीके से बन सकती है। भाई एक 15 भुजा को आप समान मान रहे हो, इधर 22 को समान मान रहे हो, तो जोड़ो 15 दूनी 30 और 22, ये बन गया 52। इसका परिमाप 52 हो सकता है। या फिर ये आंसर नहीं हो सकते, आंसर ये भी हो सकते। 22 दूनी 44, ये हो गए 5, 4, 9, 4, 1, 5। ये कितना हो गया दोस्तों? 59। तो दोस्तों बताइए क्या तो 52 या फिर इसका 59 परिमाप हो सकता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 64 है। शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 64 है। तीनों भुजाओं का योग 64 है। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि ABC में आप जो AD है उसको शीर्ष लंब बोल रहे हो। तो शीर्ष लंब बोल रहे हो तो ये भुजा आपका लंब कहलाएगी AD। और आपको पता है यदि मैं त्रिभुज ADC की बात करता हूँ, त्रिभुज ADC की बात करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? सर ये समकोण त्रिभुज आ रही है, और समकोण त्रिभुज में आपको ट्रिपलेट निकालना सिखाया था।
भाई फिर से कह रहा हूँ, पीछे वाले वीडियो देखना, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना, उनमें सारी बातें, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा उसमें सभी त्रिभुजों से मिलाकर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। और क्वेश्चन वो सारे होंगे जो पीछे वाले सारे वीडियो को मैंने डिस्कस कर दिया था। तो देखिए, यदि आप इसकी भुजा 8 मानते हो तो ये और ये क्या हो सकती हैं, ये ही ट्रिपलेट निकालना सिखाया था। तो जब आपको सम भुजा दे रखी है, सम है 8, आधा करो सबसे पहले 4, 4 का स्क्वायर करो प्लस माइनस 1 करो। भाई जो भी सम भुजा दे रखी है उसका आधा करके स्क्वायर करके प्लस माइनस 1, और बोला सर विषम होती तो विषम का स्क्वायर करके प्लस माइनस 1/2 करते। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 में 1 जुड़ा तो 17 और 1 गठा तो 15। तो दोस्तों ये भुजा 15 और ये 17 हो सकती है। बात सही है। जब ये भुजा 17 है, समद्विबाहु है, तो ये भी 17 हो जाएगी। ये 15 है तो ये भी 15 होगी। क्या आप इन दोनों को जोड़कर देखो, 17 दूनी 34 और ये हो गए 30, 30 और 34 64। बात तो सही है भाई। उसने बोला कि उसका परिमाप है 64 सेंटीमीटर, तो हमने बोला कि 64 सेंटीमीटर। देखो 17 दूनी 34 हो गए और ये टोटल 30 हो गया, तो 64 सेंटीमीटर आ रहा है। पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ट्रिपलेट के आधार पे हमने देख लिया। वैसे आप इसको सोल्व करते तो बहुत लंबी प्रोसेसिंग हो जाती है। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल के लिए क्या करें, आपको पता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई बोलते हैं। 1/2 आधार, आधार कौन हो गया 30, भाई 15 और 15 टोटल कितना हो गया, ये टोटल आधार 30 है, गुना ऊंचाई कौन है 8, 2 से काटा 4, 4 × 12 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि आप चाहते हैं कि सर मैं समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाऊं b/4 √4a² - b², उससे भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा। दोस्तों आपसे एक ही अनुरोध है कि आप पिछले वाले वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें सभी त्रिभुजों, जो मैंने 4-5 त्रिभुज आपके पढ़ाए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उन सभी को लेकर मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जब तक के लिए धन्यवाद।